खाना खाकर आशु ने मुझे क्रोसिन दी और मैं फिर से लेट गया और फिर सीधा शाम 5 बजे उठा। बुखार उतरा तो नहीं था, बस कम हुआ था, तो मैंने आशु से कहा कि वो हॉस्टल चली जाए। आपका बुखार कम हुआ है, उतरा नहीं है, रात में फिर से चढ़ गया तो? उसने चिंता जताते हुए कहा। फिर वो पानी गर्म करके लाए और उसने मुझे स्पंज बाथ दिया और दूसरे कपड़े दिए पहनने को। फिर वही बेस्वाद चाय पी। हम दोनों में अब बातें नहीं हो रही थी। आशु बीच बीच में कुछ बात करती थी पर मैं उसका जवाब हाँ या ना में ही देता था। फिर वो रात का खाना बनाने लगी, पर मेरा मन अब कमरे में कैद होने से उचाट हो रहा था। मैं खिड़की पास खड़ा हो गया और ठंडी हवा का आनंद लेने लगा। आशु ने मुझे बैठने को एक कुर्सी दी और कुछ देर बाद वहाँ सुमन आ गई। अरे सागर जी, क्या हालत बना ली आपने? उसकी आवाज सुनते ही मैं चौंक कर गया और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। दीदी ये तो बेहोश हो गए थे। मकान मालिक से डुप्लीकेट चाबी ली और घर खोला, तब आशु के आगे बोलने से पहले ही मैं बोल पड़ा, अब पहले से बेहतर हूँ। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गई, जाते समय इसे साथ ले जाना। अरे अभी तो आई हूँ और आप जाने की बात कर रहे हो, बड़े रूखे हो गए आप तो। कहाँ गए आपकी शिवली? सुमन मुझे छेड़ते हुए बोली। शिवली से तौबा कर ली मैंने, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तो 12 आना, मैंने आशु को ताना मारते हुए कहा। ये सुनकर आशु ने सुमन से नजर बचाकर कान पकड़े और दबे होठों से सॉरी बोला। ऐसा क्या हो गया कि हमारे शिवली के राजा ने तौबा कर ली? बैठ इधर आशु, मैं तुझे एक किस्सा सुनाती हूँ। बात तब की है जब हम दोनों कॉलेज में थे। पढ़ाई में मैं 0 थी, हाँ उसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम में मैं हमेशा आगे रहती थी। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो मैं जैसे तैसे संभाल लेती, पर अकाउंट्स मेरे सर के ऊपर से जाता था और तुम्हारे चाचू ठहरे अकाउंट्स के महारत थी। मेरी माँ ने इन्हें मुझे पढ़ाने के लिए बोला, वो भी घर आकर तो जनाब हमेशा मुझे 2 फुट की दूरी से पढ़ाते थे। ऐसा नहीं था कि माँ का डर था, बल्कि वो तो ज्यादातर बाहर ही होती थी, पर मजाल है कि कभी इन्होंने वो 2 फुट की दूरी बाल भर भी कम की हो। अब मुझे इनके मजे लेने होते थे तो मैं जानबूझकर कभी कभी इनके नजदीक खिसक कर बैठ जाती और ये एकदम से पीछे सरक जाते। इनकी मेरे नजदीक आने से इतनी फटती थी कि पूछ मत। पूरे कॉलेज को पता था कि जनाब मुझे पढ़ाते हैं और वो सब पता नहीं क्या क्या बोलते थे इन्हें। कईयों ने इन्हें चढ़ाया कि आज तू सुमन का हाथ पकड़ ले और बोल दे उसे कि तू उससे प्यार करता है, उसे मिनट नहीं लगेगा पिघलने में, पर आज तक इन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। आशु ये सब सुनकर हैरान थी, क्योंकि मैंने उसे ये सब कभी नहीं बताया था। पर ये सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों उसने मुझे पर शक किया। खैर चाय पीना और कुछ गप्पे मारने के बाद सुमन हंसती हुई बोली, चलो आपके बीमार पड़ने से एक तो बात अच्छी हुई कि इसी बहाने पता तो चल गया कि आप रहते कहाँ हो। अब तो आना जाना लगा रहेगा। अगर एक बार पूछ लेते तो मैं वैसे ही बता देता, मैंने भी हंसते हुए बता दिया। अच्छा जी, चलो आगे से ध्यान रखूंगी। चल भाई अश्विनी। दीदी प्लीज मैं आज यही रुक जाऊं, अभी बुखार सिर्फ कम हुआ है, उतरा नहीं है। रात को तबीयत खराब हो गई तो कौन यहाँ देखने वाला? आशु ने मिन्नत करते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैंने उसी रूखेपन से जवाब दिया। कोई बात नहीं, तू रुक जा यहाँ, सुमन ने आशु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, आप ना ज्यादा उड़ो मत, वरना मैं भी यही रुक जाऊंगी। वैसे भी अब तो आपने शिवली से तौबा कर ही ली है, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आपको, सुमन ने मुझे छेड़ते हुए कहा। यार आप अब भी नहीं सुधरे, मैंने हंसते हुए कहा। जो सुधर जाए वो सुमन थोड़े ही है। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए चली गई। ये सब सुनकर अब तो जैसे आशु के मन में प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसने बड़े प्यार से खाना बनाया, पर नाक बंद थी और जो थोड़ी बहुत खुशबू में सूंघ पाया उससे लगा कि खाना जबरदस्त बना होगा। पर जब आशु ने मुझे पहला कौर खिलाया तो वही बेस्वाद। जैसे तैसे खाना निगल लिया और फिर आशु को खाने के लिए बोला। वो अपना खाना लेकर मेरे सामने बैठ गई और खाने लगी। खाने के बाद उसने मुझे फिर से क्रोसिन दी और हम दोनों लेट गए। रात के 1 बजे मुझे फिर से बुखार चढ़ गया और मैं बुरी तरह कँपाने लगा। आशु शायद जाग रही थी तो उसने मेरी कँपकँपी सुनी और तुरंत लाइट जलाई और उठकर मुझे पीठ के बल लिटाया। जैसे ही उसने मेरे माथे को छुआ तो वो चीख पड़ी, हाय राम, आपका बदन तो भट्टी की तरह जल रहा है। सबसे पहले उसने मुझे थोड़ा बिठाया और एक क्रोसिन की गोली दी। फिर उसने आनन फानन में सारी चादरें उठाई और एक एक कर मुझ पर डाल दी। पर मैं अब भी कांप रहा था। आशु की आंखों से आंसू बहने लगे और जोर जोर से मेरे हाथ और पांव मलने लगी। जब उसे कुछ और नहीं सूझा तो वो उठी और आकर मेरी बगल में लेट गई और मुझे उसने अपनी तरफ करवट करने को कहा।
उसने मेरा मुंह अपनी छाती में दबा दिया और खुद मुझसे इस कदर लिपट गई जैसे कि कोई जंगली बेल किसी पेड़ से लिपट जाती है। मैंने भी उसे कसकर जकड़ लिया और अपने ऊपर भी उसने वो चादरें डाल ली और मेरी पीठ रगड़ने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। वो घबरा रही थी कि कहीं मैं मर गया तो। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। आपके बिना मेरा कौन है, कैसे जीऊंगी मैं। करीब 1 घंटा लगा मेरे जिस्म पर दवाई का असर होने में और मेरी कँपी थम गई। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली और मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से धीरे से छुड़ाया और उसके मस्तक पर चूमा। बुखार अब कम था पर मेरे होठों के एहसास से आशु जाग गई और मुझे जागता हुआ पाकर मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है। मैंने मुस्कुराकर हाँ गर्दन हिलाई और वो समझ गई कि मैं ठीक हूँ। उसने मेरा माथा छुआ तो घबरा गई और बोली, बुखार खत्म नहीं हुआ आपका, आज आपको मेरे साथ डॉक्टर के पास चलना होगा। मैंने जवाब में बस हाँ कहा। कल तक मुझे आशु पर आ रहा था, वो अब प्यार में बदल गया था। अब मैं उससे अब अच्छे से बात कर रहा था और वो भी अब पहले की तरह खुश थी। नाश्ता करके वो मेरे साथ हॉस्पिटल के लिए निकली पर मेरे जिस्म में ताकत कम थी तो नीचे आकर हमने फौरन ऑटो किया और हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर ने चेकअप किया और डेंगू का टेस्ट कराने को कहा। ये सुनते ही आशु बहुत घबरा गई, मानो कि जैसे डॉक्टर ने कहा हो कि मुझे कैंसर है। फिर ब्लड सैंपल देने के टाइम जब नर्स ने सुई लगाई तो आशु से वो भी नहीं देखा गया और मुझे होने वाला उसके चेहरे पर दिखने लगा। उसका बचपना देख नर्स भी हंस पड़ी। हम दवाई लेकर घर लौटे और रिपोर्ट कल सुबह आने वाली थी। आशु बहुत घबराई हुई थी और मुझे उसकी घबराहट दूर करनी थी। जान, इतना सुनना था कि वो भागती हुई आई और मेरे सीने से लग गई और फफक कर रो पड़ी। कान तरस गए थे आपके मुंह से ये सुनने को, उसने रोते हुए कहा। आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करती, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने उसके सर को चूमा और उसे कस के अपनी छाती से चिपका लिया, तब जाकर उसका रोना कम हुआ। तभी नीतू मैडम का फोन बज उठा और फोन आशु के हाथ के पास था और उसी ने मुझे फोन उठा कर दिया। पर इस बार उसके मुंह पर जलन या कोई दुख नहीं था। मैडम ने मेरा हालचाल पूछा पर मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं यही शहर में हूँ, वरना वो घर आती और फिर आशु को देख के 1000 सवाल पूछती। जब उन्हें पता चला कि मुझे डेंगू होने के चांस हैं तो वो भी घबरा गई, पर मैंने उन्हें ये झूठ बोल दिया कि यहाँ सब परिवार वाले हैं मेरी देख रेख करने को। आशु ये सब बड़ी गौर से सुन रही थी और जैसे ही मेरी बात खत्म हुई तो उसने पूछा कि मैंने झूठ क्यों बोला, मैडम यहाँ आ जाती तो तुम कहाँ छुपती। ये सुनकर आशु को समझ आ गया और वो कुछ खाने के लिए बनाने लगी। फिर आस पड़ोसी भी आए और मेरा हाल चाल पूछने लगे। पुरुषोत्तम जी तो आशु की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। भाई, ऐसा जीवन साथी तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो लड़की शादी पहले इतना ख्याल रखती हो वो भला शादी के बाद कितना ख्याल रखेगी। ये सुन आशु के गाल शर्म से लाल हो गए। तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो, इसी बहाने बिल्डिंग में थोड़ी रौनक बनी रहेगी, मिश्रा जी ने कहा। जी अभी पहले ये अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ले, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया तो आशु ने भाभी के कंधे पर अपना मुंह छुपा लिया। ये देख सब हंस पड़े। चाय पीकर सब गए तो आशु ने खाना बनाया और खुद अपने हाथ से मुझे खिलाया। मैंने भी उसे अपने हाथ से उसे खाना खिलाया। खाना खाकर आशु ने मुझे अपना सर उसकी गोद में रखकर लेटने को कहा। थोड़ी देर बाद दोनों की आंख लग गई और फिर जब मैं उठा तो आशु चाय बना के लाई। चाय की चुस्की लेते हुए मैंने अपनी चिंता उस पर जाहिर की। मैं चीजें वैसे नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। आशु आशु क्यों, क्या हुआ। मैं चाहता था कि हमारा प्यार एक राज रहे तब तक जब तक कि तुम अपने फाइनल ईयर के पेपर नहीं दे देती, पर यहाँ तो सबको पता चल चुका है। आशु, कल जब मैं आपसे मिलने आई तो मैं 20 मिनट तक आपका दरवाजा खटखटाती रही। आपको 10 दफा कॉल किया पर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। मेरा मन अंदर से कितना घबरा रहा था ये आप सोच भी नहीं सकते। कलेजा मुंह को आ गया था। लगता था कि हमारा साथ छूट गया और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मैंने हार कर पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मकान मालिक के पास डुप्लीकेट चाबी है। मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपकी मंगेतर हूँ और आपसे मिलने आई हूँ, तब जाकर उन्हें मेरी बात का भरोसा हुआ। कॉलेज में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है निशा, वो भी आपके बारे में ज्यादा नहीं जानती। मैंने उसे बस इतना बताया कि आप एक ऑफिस में जॉब करते हो। इससे ज्यादा जब भी वो पूछती है तो मैं बात टाल जाती हूँ। उस दिन सिद्धू भैया भी शायद जान या समझ चुके हो, क्योंकि उनका भाई तो अब हमारे कॉलेज में नहीं पता। हॉस्टल में मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती, जी लगा कर पढ़ती हूँ, तो इसलिए किसी को हमारे रिश्ते के बारे में भनक तक नहीं। हम एक समाज में रहते हैं,
अब मिलेंगे तो लोग देखेंगे ही, और बिना मिले तो मैं आपसे रह नहीं सकती। मैं और तुम्हारी पढ़ाई का क्या? आशु, आपसे किया वादा मुझे याद है। ये सुनकर मैं थोड़ा निश्चिंत हुआ, पर फिर भी एक डर तो था कि अगर बात खुल गई तो आशु की पढ़ाई खराब हो जाएगी। पर फिर सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। वो रात बड़े प्यार से बीती। सोने के समय आज भी आशु ने मुझे कल की तरह अपने सीने से चिपका लिया और गहरी सांसें लेते सो गई। मैं समझ रहा था कि मेरे इतने करीब होने से उसके जिस्म में क्या उथल पुथल मची हुई है, पर मैं अभी इतना स्वस्थ नहीं हुआ था कि उसके साथ प्यार कर सकूं। आज 2 बार दवाएं लेने से ये फायदा हुआ था कि अब बुखार नहीं था। बॉडी अब भी रिकवर कर रही थी।